हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का TCA साइकिल का ये सेकंड पार्ट है। तो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर बायोमेडिकल इम्पॉर्टेंस, TCA साइकिल एंड रेस्पिरेटरी चेन का रिलेशनशिप, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किस तरह से कैटालाइटिक रोल प्ले करता है और TCA साइकिल का ओवरव्यू देखा था। इस पार्ट में हम डिटेल के अंदर TCA साइकिल स्टडी करेंगे। तो हम जल्दी से पार्ट सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं। रिएक्शंस जो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर होते हैं। तो पहला स्टेप सिट्रिक एसिड साइकिल का क्या होता है, ये हमने पार्ट फर्स्ट में भी स्टडी किया था। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटाइल CoA फ्यूज होते हैं। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड, एसिटाइल CoA 2 कार्बन कंपाउंड, दोनों मिला के 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सिट्रेट। तो ये जो एंजाइम होती है सिट्रेट बनाने वाली एंजाइम, इसको सिट्रेट सिंथेज कहते हैं। ये हमारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है और एसिटाइल CoASH रिलीज हो जाएगा। सिट्रेट सिंथेज के प्रोसेस में CoASH रिलीज हो जाएगा और ये हमारा सिट्रेट बनके रेडी हो गया, जिसमें 6 कार्बन कंपाउंड है और 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है। नाउ हम सेकेंड स्टेप देख लेते हैं। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में सिट्रेट जो होता है उसको आइसोमराइज किया जाता है। किसके अंदर? आइसोसिट्रेट में। लेकिन एक स्टेप में नहीं, बीच में एक और स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन कैरी किया जाता है। एंजाइम एक ही है, एकोनिटेस। इसको हम एकोनिटेट हाइड्रेटेस भी बोलते हैं क्योंकि ये वाटर रिक्वायर करती है। तो इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में सिट्रेट को डिहाइड्रेट किया जाएगा। किसके अंदर? सिस एकोनिटेट के अंदर। तो पहले तो डिहाइड्रेट किया, अब वापस से रिहाइड्रेट करके इसको आइसोसिट्रेट बना दिया जाएगा। एंजाइम हमारी एक ही है, एकोनिटेज एंजाइम। तो ये रहा हमारा सिट्रेट मॉलिक्यूल। इसके रिवर्सिबल स्टेप है ये। सिट्रेट से सिस एकोनिटेट बना। सिस एकोनिटेट पोजीशन में थोड़ा सा चेंज आया और इसमें डिहाइड्रेशन हुआ था। एंजाइम थी एकोनिटेज एंजाइम और आइसोसिट्रेट फॉर्म हुआ। रिहाइड्रेशन वापस से करके इसमें आइसोसिट्रेट बन जाता है। एकोनिटेज एंजाइम इसमें रोल प्ले करती है। तो आप देख सकते हो 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। स्ट्रक्चर्स आप ध्यान रखना, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट में क्या वेरिएशन है। सिट्रेट के अंदर 2nd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है और आइसोसिट्रेट में 1st कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। ये जो कार्बन है इसको हम फर्स्ट कार्बन नहीं, सॉरी, इसको हम 2nd कार्बन कहते हैं। ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसपे 2 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पे 2 ग्रुप कौन से अटैच्ड है? एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए ये अल्फा कार्बन है। आइसोसिट्रेट फिर एकोनिटेज जो होती है वो यूजुअली सिट्रेट के साथ में एसिमेट्रिक रिएक्शन करती है, जिससे 2 कार्बन जो कि लॉस हुए हैं आगे वाले रिएक्शन में वो वाले कार्बन्स ना हो जो एसिटाइल CoA से एडेड थे। तो हमने आगे वाले रिएक्शन में देखा था एसिटाइल CoA से कौन सा कार्बन एडेड था। नाउ हम देख लेते हैं हमारा इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है तो वो सिट्रेट के साथ में ये जो प्रोसेस है साइटोसॉल के अंदर होता है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है सिट्रिक एसिड साइकिल का और ये जो एकोनिटेज एंजाइम का है, इसकी हेल्प से जो एसिटाइल CoA है वो यूजुअली एक सोर्स बन जाता है इसमें, जिससे कि एसिटाइल CoA अवेलेबल हो फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। ये वाला स्टेप पे एक पॉइजन काम करता है, वो पॉइजन है फ्लोरोएसीटेट। फ्लोरोएसीटेट क्या करता है? टॉक्सिक होता है क्योंकि ये क्या बना देता है? फ्लोरोएसिटाइल CoA। तो इंस्टेड ऑफ एसिटाइल CoA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ में कंडेंस हो, फ्लोरोएसिटाइल CoA ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ में कन्वर्ट करके कंडेंस करके फ्लोरोसिट्रेट बना देता है। अगर फ्लोरोसिट्रेट बन जाएगा तो एकोनिटेज एंजाइम उस पर काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए फ्लोरोएसीटेट एक तरह का पॉइजन है जो इस स्टेप को स्टॉप करता है। नेक्स्ट स्टेप 4 एंड 5, यहाँ भी हम 2 स्टेप्स देख रहे हैं। यहाँ आइसोसिट्रेट का डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। तो पहला डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन 4th स्टेप पे होता है। एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस सबसे पहले आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट करती है ऑक्सैलोसक्सिनेट के अंदर।
ऑक्सैलोसक्सिनेट इस एंजाइम से जुड़ा हुआ ही रहता है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज से जुड़ा हुआ ही रहता है। उसके बाद में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है। तो ये हमारा आइसोसिट्रेट था। इस पे कौन सी एंजाइम काम करती है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज। इस एंजाइम को मैंगनीज आयन की रिक्वायरमेंट होती है। तो NAD यूज़ किया, NADH बन गया और क्या प्रोडक्ट बना, ऑक्सैलोसक्सिनेट। लेकिन ये जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है ये अभी भी एंजाइम से अटैच्ड है और ये बिल्कुल भी एंजाइम से रिलीज नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एंजाइम सेम ही क्योंकि ये एंजाइम से जुड़ा हुआ है, और CO2 के रिलीज होते ही ये जो सब्सटेंस है ये बन जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो हमारे पास में अल्फा कीटोग्लूटारेट का स्ट्रक्चर आ गया। इट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड, आप देख सकते हो क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। तो ये जो डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप है इसमें हमने देखा मैंगनीज आयन रिक्वायर्ड है, कभी कभार मैग्नीशियम आयन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। 3 आइसो एंजाइम्स इस फॉर्म की एंजाइम की होती है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज की 3 आइसो एंजाइम्स होती हैं जो कि NAD+ को यूज़ करती हैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी जो 2 तरह की जो एंजाइम होती हैं वो NADP+ को यूज़ करती हैं, और जो NADP+ को यूज़ करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलती है एज वेल एज साइटोप्लाज्म में भी मिलती है। रेस्पिरेटरी चेन जहाँ पे ये पहला NAD+ बना है, NADH बना है, ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है। तो NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम से डायरेक्टली लिंक्ड होती है ताकि ATP भी साथ के साथ बन जाए। नेक्स्ट स्टेप था हमारा 6th स्टेप। इसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट का वापस से डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ये एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स करता है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनता है सक्सिनाइल CoA, एंजाइम होती है अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। CoASH अटैच होता है क्योंकि सक्सिनाइल CoA बनना है, NAD को यूज़ किया जाता है, NADH बनाया जाता है। इस स्टेप में भी डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रहा है, एक NADH यहाँ पे भी फॉर्म हो जाता है और आर्सिनेट इस स्टेप को स्टॉप करता है। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल CoA आर्सिनेट पॉइजनिंग के कारण इफेक्टेड होता है क्योंकि आर्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है इसको कोफैक्टर चाहिए, जैसे PDH को चाहिए थे। PDH एंजाइम आपको याद हो तो मैंने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ाई थी, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूंगी कि कौन कौन से कोफैक्टर इस वाले एंजाइम को भी चाहिए। इस वाले एंजाइम को भी थायमिन डाइफॉस्फेट चाहिए, लाइपोएट चाहिए, NAD+, FAD, CoA। तो ये सारी की वजह से सक्सिनाइल CoA बनता है। तो इक्विलिब्रियम जो इस रिएक्शन का होता है वो इतना ज़्यादा सक्सिनाइल CoA के फेवर में होता है कि यूनिडायरेक्शनल वे में ये वाली साइकिल कैरी ऑन होती है। और आर्सिनाइट का मैंने आपको बताया था कि ये इसको इनहिबिट करता है। ये वाला रिएक्शन मैंने आपको बताया था पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, सेम ऐसे अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज का कॉम्प्लेक्स होता है और फाइनली हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो सक्सिनाइल CoA बनता है। ये जस्ट मैंने रिमेम्बरेंस के लिए वाला डायग्राम लगाया है जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी था। 7th स्टेप होता है सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट बनना। ये वाली जो एंजाइम होती है सक्सिनेट थायोकाइनेज होती है और सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज होती है। थायोकाइनेज सिर्फ किसी किसी टिश्यू में होती है, ज़्यादातर के अंदर सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आता है। तो ये था हमारा सक्सिनाइल CoA, इस पे एंजाइम एक्ट करती है सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज या सक्सिनाइट थायोकाइनेज। थायोकाइनेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि SCOA हटाना होता है इसलिए। और सक्सिनेट आप देख सकते हो 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे ADP यूज़ हो रहा है और काइनेज लगा है ना एंजाइम में, तो ADP और ATP। अगर ये सक्सिनेट थायोकाइनेज नहीं होती और सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज होती तो ये यहाँ पे GTP बनाता है ना, GDP यूज़ करता और GTP फॉर्म करता। तो CoASH यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ये ओनली एग्जाम्पल है जहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोरिलेशन हुआ था और ATP बना था। जिन टिश्यूज़ के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, कौन टिश्यूज़ हैं ऐसे, लिवर और किडनी, वहाँ ये वाली एंजाइम होती है सक्सिनेट थायोकाइनेज। और ये जो सक्सिनेट थायोकाइनेज होती है इसकी 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, सिर्फ लिवर और किडनी के अंदर।
और एक जो एंजाइम होती है वो जीडीपी को यूज़ करती है और दूसरी वाली एंजाइम होती है वो एडीपी को यूज़ करती है। ये वेरिएशन है। सक्सीनेट थायोकाइनेस की दो फॉर्म्स हैं, एक फॉर्म जीडीपी को यूज़ करती है और दूसरी फॉर्म एडीपी को यूज़ करती है। तो अगर क्रेब्स साइकिल में कहीं लिखा हो जीटीपी बन रहा है या कहीं लिखा हो एटीपी बन रहा है तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि सक्सीनेट थायोकाइनेस की दो फॉर्म्स है, एक फॉर्म जीडीपी यूज़ करती है और दूसरी फॉर्म एडीपी यूज़ करती है। जो भी जीटीपी फॉर्म होता है उसको यूज़ किया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में। ये जो जीटीपी होता है इसको किसी और साइकिल के अंदर यूज़ कर लिया जाता है। कौन सी साइकिल में? जब ग्लूकोनियोजेनेसिस करना होता है तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है और क्या बना दिया जाता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्योंकि आपको पता है पीईपी से जो पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। तो इसको अगर हमें रिवर्स करना है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए तो ये वाया टीसीए साइकिल जाता है। तो एक तरह का रेगुलेटरी लिंक है और उसके लिए जो जीटीपी चाहिए इसे क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही मिलता है। नॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो आइसोएंजाइम है वो एडीपी यूज़ करती है। मतलब लिवर और किडनी को छोड़ करके बाकी सब जगह एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लिवर एंड किडनी के अंदर एटीपी भी बन सकता है एंड जीडीपी भी बन सकता है, क्योंकि सक्सीनेट थायोकाइनेस की दो फॉर्म्स अवेलेबल है। 8th स्टेप देख लेते हैं। पहला डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसमें हो रहा है जिसमें फ्यूमरेट बन रहा है। तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ये यूजुअली कहाँ पे अटैच होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मैट्रिक्स में अटैच होती है और इसका सबस्ट्रेट होता है एफएडी। तो एक आयरन सल्फर प्रोटीन ये एफएडी को एज कोएंजाइम यूज़ करती है और इसको यूबिक्विनॉन के फॉर्म में रिड्यूस भी करती है। सक्सीनेट से क्या बनेगा? फ्यूमरेट बनेगा। एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, एफएडी यूज़ हुआ, एफएडीएच2 बना और ये वाला जो पाथवे है मैलोनेट जो होता है वो इस पाथवे को इनहिबिट करता है। तो आपको याद रखना है सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनते समय जो मैलोनेट है वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का इनहिबिटर है। 9th स्टेप देख लेते हैं। फ्यूमरेस जो होता है एंजाइम वो फ्यूमरेट से मैलेट बनाती है। तो फ्यूमरेट था, फ्यूमरेट से अब बन जाएगा मैलेट। ये डबल बॉन्ड हट जाता है यहाँ से, फ्यूमरेज एंजाइम है और वाटर रिलीज हो जाता है। 10th स्टेप मैलेट से वापस से क्या बन जाता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंजाइम होती है मैलेट डिहाइड्रोजनेज, वापस से NADH बनेगा और यहाँ NAD से NADH फॉर्म हो जाता है। तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया। इन 10 स्टेप्स के अंदर हमारी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाती है। वो पूरी साइकिल हम देखेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल, पहला स्टेप आपने देखा था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था, एसिटाइल कोए के साथ में कंबाइन हुआ और उसने बनाया था सिट्रेट। इस प्रोसेस में उसको वाटर चाहिए था और एंजाइम थी सिट्रेट सिंथेज। नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था एकोनिटेज एंजाइम ने सिट्रेट को पहले कन्वर्ट किया था सिस एकोनिटेज के अंदर और नेक्स्ट स्टेप में सिस एकोनिटेज से उसने बनाया था आइसोसिट्रेट और उसमें वाटर रिलीज कर दिया था। तो आइसोसिट्रेट से फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बना था? ऑक्सैलो सक्सीनेट बना था। इस प्रोसेस में NADH बना था, एंजाइम थी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज ही नेक्स्ट स्टेप से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फर्स्ट टाइम रिलीज होता है। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सीनाइल कोए बनता है और वापस से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है, NAD और NADH बनता है और सक्सीनाइल कोए से सक्सीनेट बनता है। तो सक्सीनेट थायोकाइनेस, यहाँ हमारा ATP बनता है, कोए SH रिलीज हो जाता है। सक्सीनेट से हमने देखा था फ्यूमरेट बना था, FADH2 बना था, एंजाइम थी सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। फ्यूमरेट से बना था मैलेट, एंजाइम थी फ्यूमरेज और मैलेट से बना था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एंजाइम थी मैलेट डिहाइड्रोजनेज और NAD NADH इन्वॉल्व था। अब यहाँ हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन पॉइंट हमने देखा था फ्लोरोएसिटिक एसिड इस वाले एंजाइम को रोकता है, एकोनिटेज एंजाइम को। दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन पॉइंट हमने आर्सिनेट का देखा था कि आर्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। और तीसरा हमने रेस्ट्रिक्शन देखा था मेलोनेट का, जो सक्सीनेट से फ्यूमरेट नहीं बनने देता क्योंकि सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो ये हमारा क्रेब्स साइकिल के सारे स्टेप्स विद एक्सप्लेनेशन थे। दिस इज हमारा पार्ट सेकेंड। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर।
कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।